चलिए आज हम कल जो संस्कृत का कुछ इंट्रोडक्शन पढ़े थे, उसके बाद आज क्लास 2 में संस्कृत व्याकरण में हम इससे पिछले वाली क्लास में जो पढ़े थे कि हलंत का प्रयोग, अनुस्वार का प्रयोग और विसर्ग का प्रयोग कैसे करते हैं, कहाँ करेंगे, उसको आज जानेंगे। और आज मैं आप लोगों के साथ दूसरा क्लास करूँगा संस्कृत व्याकरण का। आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, नहीं लगे तो डिसलाइक ठोक दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आज हम करते हैं क्लास 2 का शुरुआत। चलिए अब हम यहाँ पर हलंत का प्रयोग को देखेंगे। तो हलंत का प्रयोग आप देख रहे हैं, एकदम आपको लिख करके बता दिए हैं कि हलंत का प्रयोग कैसे करना है। कहा कि हलंत का प्रयोग को हलंत का प्रयोग वर्णों को आधा करने में होता है। जिस संस्कृत शब्द के अंत में त, न और म रहता है तो उसमें हलंत का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर यहाँ पर देख लीजिए, छुट्टी है ना लिखा हुआ, छुट्टी है लिखा हुआ, तो यहाँ ट आधा है, ये ट आधा है, लेकिन यहाँ पर हलंत दे दिए तो इसको भी हम छुट्टी ही पढ़ेंगे, लेकिन ये हलंत देने से इस रूप में है, यानी कि इसका मतलब है हलंत देने से ये ट जो है आधा हो गया है। तो हलंत का प्रयोग किसी भी अक्षर को आधा करने में किया जाता है। यहाँ पर देखिए मिट्टी है, तो यहाँ ट आधा है, और यहाँ पर देख लीजिए हलंत दे करके प्रयोग करके बता दिया, तो यहाँ पर भी ट को आधा करने में हलंत काम कर रहा है। उसके बाद कह रहा है कि जिस मतलब संस्कृत शब्द के अंत में त रहे, न रहे और म रहे, तो उसमें भी आपको हलंत लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, अस्मिन अंतिम में न है तो हलंत लगाना पड़ा, छात्रम अंतिम में म है तो हलंत लगाना पड़ा, इत्यादि। इसी तरह से अब हम दूसरा टॉपिक जाएंगे, वह है मेरा अनुस्वार का प्रयोग। अनुस्वार का सिंबल ऐसे होता है, चिन्ह ऐसे होता है। अनुस्वार का प्रयोग म हलंत, यानी कि जिस शब्द के अंत में म हलंत रहेगा ना, तो उसके बदले में आप अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए त्वम, त्वम मतलब क्या होता है, तो तुम होता है, त्वम मतलब तुम। तो त्वम यहाँ अंतिम में देखिए म हलंत है ना, यहाँ है ना म हलंत, तो म हलंत है, तो यहाँ आप इस म हलंत को अनुस्वार के रूप में भी इस तरह से लिख सकते हैं। इस तरह से अगर आप म हलंत लिख दीजिए, इसको भी हम त्वम ही पढ़ेंगे, बल्कि त्वन फोन ये कुछ नहीं होगा। इसको सेम हम इसी तरह से पढ़ेंगे जिस तरह से इसको पढ़ते हैं, त्वम, ये भी त्वम, जिसका हिंदी हो जाता है तुम। अब यहाँ पर देख लीजिए अहम, अहम मतलब मैं जो होता है, यहाँ पर आपको म हलंत दे करके लिखा हुआ, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। बालकम, तो अंतिम में यहाँ म हलंत है, तो इसको आप यहाँ अनुस्वार का प्रयोग करके भी लिख सकते हैं। इसी तरह से और भी है। हाँ, लेकिन यहाँ पर कुछ नियम होता है। वो नियम क्या होता है तो आप नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक रोक के आप लिख लीजिए। हम बोल रहे हैं कि जिस संस्कृत शब्द का, जैसे यहाँ पर देख लीजिए, हम जैसे समझा देते हैं, मान के चलिए आपको क नंबर दे करके लिखना है, कि जैसे अगर हमको इस पर बालकम, इसमें हमको अनुस्वार या म हलंत लगाना है, तो कैसे लगाएंगे, तो इसके बाद वाला अक्षर देखेंगे। जैसे बालकम गच्छति लिखेंगे, बालकम या बालकः गच्छति लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ एक मिनट इसको मिटा देते, दूसरा चीज लेते हैं, तब समझ में आएगा। मान लीजिए यहाँ पर लिखेंगे पत्रम, पत्रम पतति, पत्ता गिरता है, पत्रम पतति। तो अब हमको यहाँ पर पतति लिखना है, पतति, पत्रम पतति। तो आपको देखना है कि ये इसमें हमको म हलंत लगाना है या अनुस्वार लगाना है, क्योंकि इसको तो हम पत्र भी पढ़ रहे हैं, इसको हमको लिखना है पत्रम। तो हम यहाँ पर म हलंत लगाएं कि अनुस्वार का प्रयोग करें, क्योंकि म हलंत के बदले में आप अनुस्वार का भी प्रयोग कर सकते हैं या इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन है कि आप अनुस्वार का प्रयोग कब करेंगे और म हलंत का प्रयोग कब करेंगे। तो म हलंत का प्रयोग आप
इस जिस पर कीजिएगा ना उसके बाद वाला अक्षर देखिएगा ये स्वर वर्ण है कि व्यंजन वर्ण। अगर स्वर रहेगा स्वर वर्ण तो आप उसमें मोह हलंत का प्रयोग कीजिएगा, कोई दिक्कत। अगर व्यंजन वर्ण रहेगा व्यंजन, ठीक, तो उसमें आप अनुस्वार का प्रयोग कीजिएगा। यहाँ देख लीजिए, तो यहाँ पर देखिए ये इसके बाद वाला व्यंजन है, तो यहाँ पर आपको अनुस्वार का प्रयोग करना। पत्रम पतति, पत्ता गिरता है, समझ में आ गया। चलिए आप नोट कर लीजिएगा इस बात को, हम एक बार बोल रहे हैं आप नोट कर लीजिएगा कि जिस हिंदी शब्द में जिस संस्कृत शब्द में अनुस्वार या मोह हलंत लगाना हो उसके बाद वाले अक्षर को देखकर यह पता करें कि वह स्वर है या व्यंजन। अगर स्वर रहे तो मोह हलंत का प्रयोग करना है, अगर व्यंजन रहे तो अनुस्वार का प्रयोग करना है। ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। चलिए आप चलते हैं विसर्ग के प्रयोग में। तो विसर्ग का प्रयोग कर रहा है यहाँ पर, देख लीजिए कि विसर्ग का प्रयोग अगर शब्द के अंत में, यहाँ प्रायः हमें विसर्ग छूट गया, प्रायः शब्द के अंत में ह उच्चारण के लिए किया जाता है तथा पुल्लिंग जाति और स्त्रीलिंग के बहुवचन रूप में किया जाता है। जैसे प्रातः, प्रातः हो गया, प्रायः हो गया, ये सब क्या हो गया, आपको अंतिम में देख लीजिए ह उच्चारण होता है, प्रातः अंतिम में ह आ रहा है। और रामः, मोहनः, बालिकाः, अजाः इत्यादि। तो यहाँ पर देख लीजिए आप प्रातः कहने से ह का उच्चारण हो रहा है, और जितना भी मतलब संस्कृत में हमको पुल्लिंग जाति होगा, राम, मोहन, गणेश, रमेश, सब में आपको हलंत का विसर्ग का प्रयोग करना होगा और स्त्रीलिंग के बहुवचन रूप में करना। और पूछेगा सर स्त्रीलिंग के एक वचन में कुछ नहीं, सीता है तो सीते रहेगा, गीता है तो वही गीता ही रहेगी, मतलब जो नाम है ना वही नाम रहेगा, उसमें कुछ भी नहीं लगाना है। सिर्फ स्त्रीलिंग जाति के कोई भी स्त्रीलिंग रूप क्यों नहीं हो, अगर उसका बहुवचन करना है तब आपको विसर्ग का प्रयोग करना है। जैसे यहाँ पर देखिए ये बालिका है, बालिका है तो बालिका, बालिका, बालिको, बालिका, अगर इसका विभक्ति रूप देखते हैं तो एक वचन में होता है बालिका, बालिका कहने से एक लड़की, बालिको कहने से दो लड़की, और बालिका जैसे बोले तो अनेक लड़कियां हो गई। तो यहाँ पर देखिए बालिका है तो बहुवचन का रूप है, इसलिए यहाँ पर अनेक लड़कियां हो गई। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो वीडियो ज़्यादा देर का नहीं बनाएंगे, फिर इसके बाद हम आप लोग को जस्ट मतलब बोले ना कि 15 दिन के अंदर आपको अनुवाद सिखाना है तो सिखाना है। आप लोग बस इसी तरह से बने रहिए। ज़्यादा देर का वीडियो बन जाता है तो अच्छा नहीं होता, देखने में भी मतलब थक जाते हैं। तो कोशिश करेंगे कि हम इसी तरह रोज़ आपके लिए वीडियो लेकर आएँ। अब अगला जो क्लास 3 होगा उसमें हम आपको एक ही क्लास में वचन और पुरुष दोनों बताएंगे। आप लोग कमेंट करके बताते रहिए, सर जो कुछ भी पूछना हो आप कमेंट कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, नहीं लगे तो डिसलाइक कीजिए। अगर आप हमसे संतुष्ट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्यथा नहीं करें। थैंक यू।